Hello, Congrat family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पर हायर परचेज। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है देन आपको पता होगा कि हायर परचेज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने थ्योरी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड जर्नल एंट्री सारी उसकी देख ली है कि हायर परचेज किस तरीके से होता है, कौन हायर परचेजर होता है, कौन हायर वेंडर होता है, उनकी बुक्स में हम क्या क्या एंट्रीज बनाते हैं। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, फिलअप्स एंड कुछ ट्रू फॉल्स। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है वो ट्रू फॉल्स, मैचिंग, एमसीक्यू इस टाइप के क्वेश्चंस का देखने को मिलता है। सो यहाँ पर हम जो भी टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसकी हम कोशिश करते हैं कि जो भी एमसीक्यू है, फिलअप है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराए जाए एंड आप उसको खुद से भी सॉल्व करके देखो कि आपने जो टॉपिक कंप्लीट किया है उसके बारे में आपको कितना समझ आया है, कितना समझ नहीं आया है। सो यहाँ पर हम हायर परचेज के टॉपिक के एमसीक्यू, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। सो अगर आपने हायर परचेज टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया देन क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझिए क्या क्या ऑप्शंस गिवन है एंड देन खुद का आंसर कीजिए कि आपको कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। So here question is given, higher purchase price means total amount payable by their higher मेड अप ऑफ। यहाँ पर बोला है कि जो हायर परचेज प्राइस होता है उसका मतलब क्या होता है, जो भी टोटल अमाउंट पे करता है हायर, मतलब जो एसेट को या किसी भी गुड्स को, किसी प्रोडक्ट को हायर कर रहा है, परचेज कर रहा है, ठीक है, वो कैसे होगा। सो ऑप्शंस आपको गिवन है, द कैश प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड इंटरेस्ट, जो कैश प्राइस होगा आर्टिकल का प्लस उसमें जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ आर्टिकल लेस इंटरेस्ट, यहाँ पर बोला है कि जो कैश प्राइस है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। द कैश प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड द डाउन पेमेंट, जो कैश प्राइस है एंड डाउन पेमेंट जो है वो दोनों अमाउंट होंगे, या फिर द इंस्टॉलमेंट एंड द इंटरेस्ट, जो इंस्टॉलमेंट होगी वो इंटरेस्ट होगा उसमें ऐड। सो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो भी हायर परचेजर होता है वो क्या करता है, उसी प्राइस पर परचेज करता है जो उस प्रोडक्ट के कैश प्राइस होते हैं, ठीक है। कैश प्राइस पर उसने परचेज किया बट उसके साथ साथ वो इंटरेस्ट भी पे करता है। अब देखो भाई, कैश प्राइस जो होता है तो कैश प्राइस में और हायर परचेज में कोई फर्क होगा। क्या फर्क है, फर्क क्या है कि जो कैश प्राइस है उसमें टोटल कैश प्राइस पे करते हैं, बट हायर परचेज जो होती है उसमें कैश प्राइस के साथ इंटरेस्ट भी पे करते हैं, ठीक है। सो उसमें इंटरेस्ट ऐड होके आ जाता है टोटल अमाउंट में, ठीक। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट देखेंगे, ईच हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज मेड अप ऑफ, जो हर परचेज का इंस्टॉलमेंट होता है, जो भी परचेज की उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट है, सारी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट किससे बना होता है, पार्ट पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस ओनली एंड पार्ट पेमेंट टुवर्ड इंटरेस्ट ओनली, पार्ट पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट एंड नन ऑफ द अबव। सिर्फ कैश प्राइस का होता है या सिर्फ इंटरेस्ट का होता है या कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों का होता है। सो अगर आपने क्वेश्चन देखे देन उसमें हम कैसे अमाउंट लिखते हैं, जो कैश प्राइस का अमाउंट निकल के आया इंस्टॉलमेंट का उसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कैश प्राइस में अगर किसी ने पे किया है देन 10,000 तो उसने टोटल पेमेंट कर दी, ठीक है। अब अगर यही 10,000 का प्रोडक्ट जो है वो हायर परचेज पे ले रहा है सो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा एंड वो इंटरेस्ट उस पर अमाउंट पर बढ़कर वो पे करेगा, हायर जो भी है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेमेंट जो होगी मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं कैश प्राइस का, ठीक है। पार्ट यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि जो टोटल कैश प्राइस है 10,000 है, अगर हम इसकी इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो इसकी इंस्टॉलमेंट कुछ पार्ट होगा अमाउंट, जैसे 3,000 एंड 3,000 एंड 4,000 अगर ये होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम 3,000 ले, एक इंस्टॉलमेंट ले, देन वो क्या हो जाएगा, 10,000 टोटल कैश प्राइस जो है उसका एक पार्ट है, ठीक है। पार्ट हो गया पेमेंट का, यानी कि जिसको हम इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, और उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट होगा, अंडर मेथड एंट्रीज आर मेड एज इफ एसेट इज परचेज फॉर फुल प्राइस ऑन क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इटसेल्फ। अब देखो हायर परचेज पे परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा जब सारा प्राइस जो है वो क्रेडिट पर होगा, मतलब वहां पर कोई भी डाउन पेमेंट नहीं होगी। सो यहाँ पर क्या बोला है कि एक्चुअल कैश प्राइस होगा, फुल कैश प्राइस होगा, एसेट एक्रूअल होगा या नन ऑफ द अबव। सो इसमें हमारा आ जाएगा फुल कैश प्राइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
एंड देन नेक्स्ट है द हायर परचेज कैन रिकॉर्ड द एसेट अंडर फुल कैश प्राइस मेथड एज इट्स। किस पे रिकॉर्ड होते हैं? जो फुल कैश प्राइस मेथड है उस पर हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे? हायर परचेज प्राइस पर, कैश प्राइस पर, या नन ऑफ द अबव। सो ये हम रिकॉर्ड करते हैं कैश प्राइस पर, ठीक है, जो कैश प्राइस होता है प्रोडक्ट का उस पे। एंड देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन द हायर परचेज ट्रांजेक्शन इज चार्ज ऑन द कैश प्राइस। यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी हायर परचेज ट्रांजेक्शन होती है, सेल और परचेज हुई, हायर परचेज हुई, वहां पर उस पर जो इंटरेस्ट है वो कैश प्राइस के किस अमाउंट पर चार्ज किया जाता है? आउटस्टैंडिंग, फुल कैश प्राइस या नन ऑफ द अबव। सो इसमें जो आउटस्टैंडिंग होता है मतलब ये कि जितना अभी पे करने को रह गया है उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जो आप पे कर चुके हो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक। जो अभी अमाउंट पे करने को रह गया है उस पर इंटरेस्ट लगता है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। सो इसका हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ फिलअप्स। सो फिलअप्स में क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पर आपको एक वर्ड, जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको फिल करना है सेंटेंस को पढ़ने के बाद। इज द परचेज प्राइस पेबल इफ फुल पेमेंट इज मेड इमीडिएटली। देखो, अगर सारी पेमेंट जो है वो उसी टाइम पे कर दी है सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैश प्राइस, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा कैश प्राइस, ठीक। कैश प्राइस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, पेमेंट जो है वो इमीडिएटली कर दी है, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम means the total amount payable by the hirer made up of cash price of the article and interest। अब यहाँ पर बोला है कि जो टोटल अमाउंट पे करता है हायरर, जिसमें कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट और उसका इंटरेस्ट लगा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। समझ में आ गया कि जो कैश प्राइस इमीडिएटली हम पे कर देंगे उसको कैश प्राइस, एंड जो हायर इंटरेस्ट के साथ पे करता है उसको हायर परचेज प्राइस, ठीक है। देन थर्ड इज द इनिशियल अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। अब देखो, जैसे परचेज हुई, सेल हुई, वहां पर जो भी एग्रीमेंट बना है हायर परचेज का, सो उसी टाइम, उसी डेट को, उसी डे पे जो अमाउंट पे करता है हायरर वेंडर को, सो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट, ठीक है। डाउन पेमेंट, इसका आ जाएगा डाउन पेमेंट। एंड देन नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है एज सून एज पेमेंट इज मेड द हायरर गेट्स पोजेशन ऑफ द आर्टिकल एंड कैन स्टार्ट यूजिंग इट इमीडिएटली। जितनी जल्दी पेमेंट हो जाएगी उतनी जल्दी हायरर को जो है उस आर्टिकल का, उस प्रोडक्ट का पोजेशन मिल जाएगा एंड वो उसको यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो कौन सी पेमेंट उसको करनी पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए? सो जो पेमेंट सबसे पहले होती है वो कौन सी होती है? डाउन पेमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कि 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को यहाँ पर मिस्टर ए ने जो है एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है, मशीनरी खरीदी है। अब 1 अप्रैल को ही उन्होंने जो है उसका पेमेंट किया है डाउन पेमेंट, ठीक है। अगर मान लो मशीनरी यहाँ पर 1 लाख की है, मशीनरी 1 लाख की है एंड उसका डाउन पेमेंट उन्होंने उसी डेट को 20,000 कर दिया है। देन वो पेमेंट करने के बाद वो उस मशीनरी को इमीडिएटली यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक वो डाउन पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 अप्रैल को ही ये 20,000 उनको पे करना पड़ेगा एंड जो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट हम पे करते हैं हायर परचेज में उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी पेमेंट होगी वो कौन सी पेमेंट होगी? डाउन पेमेंट, ठीक। And the next है each hire purchase installment amount is made up of part payment towards plus interest। यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट होती है उसके अमाउंट में, उसका अमाउंट में जो हम इंटरेस्ट ऐड करके पे करते हैं, सो वो किसका अमाउंट होता है? वो होता है हमारा कैश प्राइस का। सो यहाँ पर आ जाएगा कैश प्राइस, ठीक है, वो कैश प्राइस का अमाउंट होता है। Then next है each hire purchase installment amount is made up of part payment towards cash price plus। अब देखो ऊपर वाले की तरह सेम ही है ये। इसमें क्या करना है? इसमें आपको बोला है कि हायर परचेज का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट बनता है वो
किस पेमेंट से बनता है? एक तो हो गया हमारा कैश प्राइस। कैश प्राइस में, पेमेंट में कैश प्राइस के साथ और ऐड क्या करते हैं? क्या ऐड करते हैं? इंटरेस्ट ऐड करते हैं, क्योंकि हायर परचेज जो होता है, हायर परचेज का मतलब क्या है कि भाई आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो उसके साथ साथ आपको इंस्टॉलमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। कैश परचेज में क्या होता है, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीद लेते हो एंड उसका पेमेंट कर देते हो, वो हो गया आपकी कैश ट्रांजेक्शन। बट हायर परचेज में ये कि आप जब भी इंस्टॉलमेंट पे करोगे उस अमाउंट के साथ साथ आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। द नेक्स्ट है अंडर द हायर परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन प्राइस। अब डेप्रिसिएशन जो होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मशीनरी ली थी हमने, सो मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, अब इस एसेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, सो वो डेप्रिसिएशन कौन से प्राइस पर लगेगा? सो डेप्रिसिएशन जो लगता है वो लगता है फुल कैश प्राइस पर, ठीक है, फुल कैश प्राइस पर। ये आ जाएगा हमारा। The next है अंडर द हायर परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड बाय द। अब देखो डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? हायर परचेज सिस्टम में। सो उस पे जो लगेगा वो हो जाएगा हायर परचेजर, ठीक है, हायर परचेजर, जिसने वो प्रोडक्ट या जो आर्टिकल है वो परचेज किया है वो उसका डेप्रिसिएशन लगाएगा। देखो हायर परचेज में क्या होता है, जो एक वेंडर है जिसने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया है हायर परचेज पर, ठीक है, एंड जो परचेजर है जिसने हायर पर परचेज किया है, सो मशीनरी अब उसके पास आ गई, तो डेप्रिसिएशन जो उस पर लग रहा है वो परचेजर पे करेगा, ठीक है। इफ द हायर परचेजर मेक्स द डाउन पेमेंट ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इट विल नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ। अगर हायर परचेजर डाउन पेमेंट करता है एग्रीमेंट बनाते टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम, तो उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, ये भी मैंने आपको बहुत बार लास्ट वीडियोस में बताया है कि जो डाउन पेमेंट होती है उसके साथ क्या नहीं लगता है? इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। डाउन पेमेंट के साथ कभी भी इंटरेस्ट वहां पर नहीं लगेगा। सो यहाँ पर क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी? इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। एंड नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फुल एज द सेम इज नॉट अफेक्टेड। यहाँ पर क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन जो है वो किस चीज पर, कौन से अमाउंट पर कैलकुलेट होगा? सो यहाँ पर ये कैलकुलेट होगा कैश प्राइस पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कैश प्राइस। सो जो डेप्रिसिएशन होता है वो कैश प्राइस पर कैलकुलेट होता है एंड इसको जो है डेप्रिसिएशन जो होता है उसका पेमेंट कौन करता है? जो हायर परचेजर होता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे कुछ फिलअप क्वेश्चंस जिसमें वन वर्ड फिल करना था। आई होप आप लोग को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। सो अभी हमने देखे फिलअप क्वेश्चन, अब हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। इसमें जो है आपको एक सेंटेंस गिवन है हायर परचेज से रिलेटेड, जिसमें आपको पढ़ के ये देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्चुअल कैश प्राइस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। एक्चुअल प्राइस मेथड जो होता है वो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के नाम से भी जाना जाता है या नहीं? सो इट इज फॉल्स। मेथड्स का भी मैंने आपको बताया था कि कौन से मेथड्स होते हैं इसमें, एंड उसके अदर नेम्स भी आपको याद करने हैं, ठीक है। फुल कैश प्राइस मेथड इज ऑल्सो नोन एज एसेट इक्वल मेथड, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। द नेक्स्ट है हायर परचेज प्राइस इज द इनिशियल अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी हायर परचेज प्राइस होता है उस पे जो इनिशियल अमाउंट पे होता है एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, सो वो हायर परचेज प्राइस होता है, उसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है। सो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। And then actual cash price method is also known as credit purchase method, so it is also false क्योंकि इसको भी credit purchase method नहीं कहते हैं। The next है hire purchaser has the right to terminate the agreement at any time before the property passes. So इसमें बोला है कि जो hire purchaser है जिसने प्रोडक्ट परचेज किया उसके पास ये राइट है कि वो उसको टर्मिनेट कर सके, ठीक है, बिफोर प्रॉपर्टी पासेस। सो ये हो जाएगा ट्रू क्योंकि जो बायर होता है, जो परचेजर होता है, उसके पास ये राइट होता है। इफ द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल द टोटल इंटरेस्ट कैन बी एलोकेटेड टू डिफरेंट इंस्टॉलमेंट बाय द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। यहाँ पर बोला है कि जो अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट का वो इक्वल है, बट जो इंटरेस्ट लगेगा, टोटल इंटरेस्ट, वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट पर लगता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। सो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू। एंड नेक्स्ट है अंडर द हायर परचेज सिस्टम द बायर हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। हायर परचेज सिस्टम में बायर के पास जो है वो ऑप्शन होता है कि वो गुड्स को रिटर्न कर सके। सो ऑप्शन होता है क्योंकि उसने सारी पेमेंट नहीं की है, अगर उसको रिटर्न करना है देन वो रिटर्न कर दे, ठीक है, आगे की पेमेंट नहीं करे। सो ये हो जाएगा ट्रू।
ठीक। एंड द नेक्स्ट है व्हेन एसेट आर रिक्वायर्ड अंडर द हायर परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड एज द वेंडर स्टिल कंटिन्यू टू लीगल ओनर ऑफ द एसेट। अब यहाँ पर क्या बोला है, जब एसेट जो है हायर परचेज सिस्टम में एक्वायर हो गया, ठीक है, परचेजर ने ले लिया, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वेंडर है वो उसका लीगल ओनर है, क्योंकि ओनरशिप इसमें इमीडिएटली पास नहीं होती है। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है उसके बाद वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सो क्या इसमें डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। सो इट हैज फर्स्ट डेप्रिसिएशन लगता है, एंड वो डेप्रिसिएशन कौन पे करता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा है, कॉमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से। 8th है हमारा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। एंड नेक्स्ट है हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस। यहाँ पर बोला है कि हायर परचेज प्राइस जो होते हैं वो कैश प्राइस के इक्वल होते हैं। क्या डिफरेंस रहेगा फिर अगर इक्वल ही होंगे, इक्वल नहीं होते। हायर परचेज प्राइस जो है वो कैश प्राइस से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, रीजन क्या है वो बताओ, ठीक है। सो इसमें जो है ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल नहीं होते हैं। Under the hire purchase system, the interest is paid by the vendor to the hirer. हायर परचेज सिस्टम जो है उसमें जो इंटरेस्ट पे होता है वो वेंडर के द्वारा पे किया जाता है हायरर को। इट इज अपोजिट, हायरर पे करता है वेंडर को, ठीक है। सो ये भी फॉल्स हो जाएगा, सो फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कैश प्राइस इज द परचेज प्राइस पेबल इफ फुल पेमेंट इज मेड इमीडिएटली। कैश प्राइस वो होता है जब जो पेमेंट हो रही है वो इमीडिएटली, जब परचेज हो रही है उसी टाइम सारी पेमेंट कर दी, वो होती है कैश प्राइस। सो ये सही है, क्योंकि हायर परचेज क्या होता है, हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, बट कैश प्राइस क्या होता है कि आपने कोई चीज परचेज की, उसके बदले उसका जो कैश प्राइस था टोटल अमाउंट उसी टाइम पे कर दिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। सो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ ट्रू फॉल्स रिलेटेड टू द हायर परचेज। आज की वीडियो में हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे हमारे हायर परचेज से रिलेटेड। फर्स्ट हमने देखा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, देन उसके बाद फिलअप्स एंड देन ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे हायर परचेज क्या होता है, उसकी अगर आपने सारी वीडियो देखी है देन ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे एंड इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे एक एक पॉइंट, ठीक है। सो ये थी हमारी वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।